मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्लास 10th में प्रोबेबिलिटी के दो फॉर्मूले हैं। वन इज़ एक्सपेरिमेंटल, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। सो एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, PE ऑफ एन इवेंट, E is number of trials in which event is happened डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ये इसका फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। ये हम तब लगाते हैं जब हम एक्सपेरिमेंट करके प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, है ना। एक्सपेरिमेंट करते हैं और जो उस केस में जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो उनको हम बोलते हैं ट्रायल्स। तो जितने भी टोटल ट्रायल्स होंगे वो तो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और जितने ट्रायल्स में हम सक्सेसफुल हुए हैं वो आ जाएगा न्यूमरेटर में। समझ आ रहा है। और इसको एम्पिरिकल फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। ये नेम आपको याद रखना है क्योंकि MCQ में ये पूछा जा सकता है। सो कौन सा बताया मैंने पहला आपको? एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज theoretical probability. Theoretical probability, it is also called classical probability. Okay, theoretical probability क्या है चाहे classical probability क्या है, एक ही बात है। So the theoretical probability of an event A written as PA is defined as PA is equals to number of outcomes favourable to A divided by number of possible outcomes of the experiment, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, जो भी फेवर में होगा उसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होंगे उसको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। समझ आ रहा है। फेवरेबल आउटकम्स आपको पता ही क्या होते हैं? फेवरेबल आउटकम्स होते हैं कि कोई भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं तो जो हम चाह रहे हैं उसके फेवर में कौन कौन सी कंडीशंस हैं तो उसको हम बोलेंगे फेवरेबल आउटकम्स, और जो उसके फेवर में नहीं है, अगेंस्ट है, तो उसको नॉन फेवरेबल आउटकम्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या आउटकम्स आएंगे? 6 आउटकम्स आएंगे, या तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा या 3, 4, 5 एंड 6। दीज आर द 6 आउटकम्स। अब अगर मुझे इवन नंबर्स चाहिए तो इसके फेवर में कौन कौन सी कंडीशन है? कंडीशन ये, अगर 2 आ गया तब भी काम हो जाएगा, 4 आ गया तब भी काम हो जाएगा, और 6 आ गया तब भी काम हो जाएगा। तो तीनों नंबर्स जो हैं ये इस इवेंट के फेवर में हैं। समझ आ रहा है। 2, 4, 6 ये तीनों फेवर में हैं, और 1, 3, 5 अगेंस्ट हैं। तो अगर किसी को इवन नंबर चाहिए होगा, यानी अगर हमें इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी? 3, और टोटल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर कितना आ जाएगा इसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 6, दिस इज इक्वल्स टू हाफ। समझ आ रहा है सभी को कि नहीं आ रहा समझ में? किसी भी इवेंट के होने के लिए जो भी उसके फेवर में जितने भी कंडीशंस हैं वो सारे कंडीशंस फेवरेबल कंडीशंस कहलाते हैं, फेवरेबल आउटकम्स कहलाते हैं। तो जो भी फेवरेबल आउटकम्स होंगे उसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे और टोटल आउटकम्स को हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, और वी कैन से क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। ये आपको याद रखना है। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी दोनों सेम होते हैं। MCQs में अगर क्लासिकल प्रोबेबिलिटी आ जाता है या एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी आ जाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और या फिर थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी उन्होंने पूछा और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी पूछा, तभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम्स। फॉर्मूले दोनों में एक ही है, बस थोड़ा सा उसका ये है कि फॉर्म चेंज कर दिया गया है, ठीक है। पहले वाले में जो एम्पिरिकल फार्मूला है उसमें नंबर ऑफ़ ट्रायल्स लिखेंगे, है ना, क्योंकि उसमें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ट्रायल्स लिखेंगे। नंबर ऑफ़ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स। जबकि क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ़ आउटकम्स फेवरेबल टू ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ टोटल आउटकम्स। ओके, एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, टॉसिंग अ क्वाइन 2 टाइम्स। ठीक है, एक क्वाइन है उसको हमने 2 टाइम्स टॉस किया, तो फिर पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या आ सकता है? या तो फर्स्ट टाइम हेड आएगा, सेकंड टाइम भी हेड आ जाएगा, या फिर फर्स्ट टाइम हेड आएगा, सेकंड टाइम टेल आएगा, या फर्स्ट टाइम टेल आएगा, सेकंड टाइम हेड आएगा,
फर्स्ट टाइम भी टेल आएगा, सेकेंड टाइम भी टेल आएगा। दीज आर द 4 पॉसिबिलिटीज़। ये 4 आउटकम्स हैं, इसके अलावा 5वां कोई आउटकम नहीं आएगा। सभी को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर हम कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं तो ये 4 आउटकम्स ही आएंगे। ओके, अब अगर हमें ये फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, सो व्हाट इज़ द फेवरेबल आउटकम्स। 2 हेड आए तो कितने कंडीशंस हैं इसके फेवर में? ओनली वन कंडीशन इज़ फेवरेबल। सो फेवरेबल आउटकम्स 1 and what is the total outcome? 4. So what is the probability of getting 2 head? Is 1/4. समझ आ रहा है सभी को? नेक्स्ट है इसमें एग्जैक्टली 1 हेड। एग्जैक्टली 1 हेड मतलब सिर्फ एक हेड चाहिए। तो इसके फेवर में कौन कौन से हैं? एक हेड इसमें भी है और एक हेड इसमें भी है ना। बाकी इसमें एक भी हेड नहीं है और इसमें 2 हेड हैं, तो इन दोनों को कंसिडर नहीं करेंगे। हम सिर्फ HT और TH को कंसिडर करेंगे क्योंकि इसमें एग्जैक्टली 1 हेड है। तो नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी? 2, और टोटल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी? 4। सो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2/4 इक्वल्स टू हाफ। क्लियर है? नेक्स्ट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है आपने। एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या हो गया कि कम से कम एक हेड चाहिए। एक से ज़्यादा अगर आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। समझ आ रहा है? एक से ज़्यादा वाले को हम कंसीडर करेंगे। जब भी एटलीस्ट आएगा तो एटलीस्ट में जो भी नंबर दिया होगा उससे ऊपर वाले जितने भी केसेस होंगे सभी को कंसीडर करना है। एटलीस्ट 1 हेड यहाँ पे गिवन है तो हम 1 हेड वाले सारे केस ले लेंगे और 2 हेड वाले भी सारे केस ले लेंगे। तो 1 हेड और 2 हेड मिला के टोटल कितने केस हो जाएंगे? 3 केसेस हो जाएंगे, है ना। HH, HT और TH। HT और TH में 1 हेड है और HH में 2 हेड है। हमें HH को भी कंसीडर करना है क्योंकि इसने ये कहा है कि कम से कम एक हेड होना चाहिए। एक से ज़्यादा हो जाएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक से कम नहीं होना चाहिए। तो जब भी एटलीस्ट होगा तो आपको ज़्यादा वाले भी कंसीडर करना है। ये चीज़ आपको माइंड में सेट करना है। तो इसके फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी? 3। फेवरेबल आउटकम्स 3 हो गया, टोटल आउटकम्स 4 हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 हो जाएगा। इन दिस सेम वे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड। एटमोस्ट मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड। तो जब भी एटमोस्ट का केस आएगा तो उस केस में जो भी नंबर गिवन है यहाँ पे उससे लेस जितने भी केसेस हैं सबको कंसिडर करना है। एटलीस्ट में मोर वाले सारे केसेस लेने हैं और एटमोस्ट में लेस वाले सारे केसेस लेने हैं। तो इसने बोला है कि एटमोस्ट 1 हेड, तो इसमें दो केस बनेंगे, ईदर 0 हेड और 1 हेड। 0 से कम हेड तो आ नहीं सकता। तो 0 हेड आए, 0 हेड का मतलब क्या हो गया? दोनों टेल आए और 1 हेड। तो इसमें भी कितनी पॉसिबल आउटकम्स होंगी? फेवरेबल आउटकम्स 3 फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगी, 1, 2 एंड 3। दीज आर द 3 फेवरेबल आउटकम्स फॉर एटमोस्ट 1 हेड। समझ आ रहा है सभी को? ज़्यादा से ज़्यादा का केस जब आएगा तो फिर क्या करेंगे? एटमोस्ट का केस जब भी आएगा तो जो भी नंबर गिवन है आपके पास उससे बिलो जितने भी केसेस हैं सबको कंसिडर करना है आपको। और एटलीस्ट अगर आएगा तो एटलीस्ट में जो भी नंबर गिवन है, एटलीस्ट 1 हेड मान लीजिए गिवन है, तो 1 से ऊपर जितने भी हेड्स हैं सबको कंसिडर करेंगे। 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड, जो भी क्वेश्चंस में होंगे सबको कंसिडर करना है आपको। एटमोस्ट 1 हेड है तो 0 हेड और 1 हेड। एटमोस्ट 2 हेड अगर होता तो फिर 0 हेड, 1 हेड और 2 हेड। आर यू गेटिंग? सबको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में? तो एटमोस्ट 1 हेड है तो इसका फेवरेबल आउटकम्स 3 हो जाएगा, टोटल 4 हो जाएंगे, तो इसका आंसर 3/4 आंसर आ जाएगा। इन द नेक्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स। तो इसमें सिर्फ एक फेवरेबल आउटकम है, गेटिंग 2 टेल्स, ओनली 1 फेवरेबल आउटकम, सो इट्स आंसर इज़ 1/4। सो इस टाइप से हमें प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करने हैं। एक्सरसाइज 15.2 में जितने भी क्वेश्चंस हैं 15.1 और 15.2 में वो सब इसी पे बेस्ड हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपको चेक करना है, उसको आपको न्यूमरेटर में लिखना है और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो डिनोमिनेटर में लिखना है। सभी को समझ आ रहे हैं? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, ये आपको याद रखना है कि व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? सो एक्सपेरिमेंट इज एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। वेल डिफाइंड आउटकम्स मतलब ये है कि जिसमें हमें पहले से पता हो कि क्या क्या आ सकता है। जैसे मान लीजिए हमने
कॉइन को टॉस किया तो हमें पहले से पता है या तो हेड आएगा या टेल आएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड वेल डिफाइंड। जब हमें पहले से पता नहीं हो कि क्या क्या आ सकता है तो इसको हम वेल डिफाइंड नहीं बोलेंगे। समझ आ रहा है? वेल डिफाइंड हम तभी बोलेंगे, उसी एक्सपेरिमेंट को बोलेंगे जिसमें कि आउटपुट्स जो हैं वो हमें पहले से पता हो कि ये आने के चांसेस हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन वो होती है कि एन एक्सपेरिमेंट इज एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। उसका नेक्स्ट कंसेप्ट है ट्रायल एंड इवेंट। सो एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रायल। जो भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रायल। इसलिए पहले फॉर्मूले में लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स। देखा आपने, इम्पीरिकल फॉर्मूले में हमने क्या यूज़ किया हुआ है? नंबर ऑफ ट्रायल्स। ट्रायल मतलब क्या हो गया? एक्सपेरिमेंट। तो जो भी एक्सपेरिमेंट होता है उसको बोलते हैं ट्रायल्स। एंड द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट्स। तो उस ट्रायल में जो आउटकम्स आएंगे, जो आउटकम्स आ सकते हैं उन सबको हम क्या बोलेंगे? इवेंट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग अ कॉइन, दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, टॉसिंग अ कॉइन ये एक एक्सपेरिमेंट है। और जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो इसमें हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। सो दीज आर द टू इवेंट्स। ठीक है, जो भी पॉसिबल आउटकम्स होंगी उसको हम इवेंट्स कहेंगे। इन द सेम वे थ्रोइंग अ डाइस, तो एक डाइस को हम थ्रो करते हैं। सो दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंट। और इसमें जो आउटकम्स हैं, कौन कौन से आउटकम्स हैं? या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या फिर 4 आएगा, और या फिर 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। सो दीज आर द 6 पॉसिबल आउटकम्स। सो वी कैन से दैट दीज आर द 6 इवेंट्स। समझ आ रहे हैं सभी को? ओके। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है इक्वली लाइकली इवेंट्स। सो इक्वली लाइकली इवेंट्स, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स आर सेम देन दैट इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इवेंट्स। ऐसे इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो उसको हम इक्वली लाइकली इवेंट्स बोलते हैं। जैसे टॉसिंग अ कॉइन है, देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड? 1/2। एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल? इट इज़ आल्सो 1/2। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, 50-50% चांसेस हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली मतलब इक्वल चांसेस हों, इसलिए इक्वली लाइकली कहा गया है। समझ आ रहा है? इक्वल चांसेस हों मतलब इक्वल प्रोबेबिलिटी हो तो उसको हम इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। इन द सेकेंड एग्जाम्पल्स थ्रोइंग अ डाई है। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर? इवन नंबर 3 होते हैं उसमें, 2, 4 और 6। तो फेवरेबल आउटकम्स 3 हो जाएगा, टोटल 6 हो जाएगा, 3/6 आ गया। इसको सॉल्व करके हाफ आएगा। इन द सेम वे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, सो 1, 3 एंड 5 आर द ऑड नंबर्स। सो इसमें भी 3/6 आ जाएगा, इसका भी आंसर हाफ आएगा। तो दोनों का सेम आंसर आ रहा है, प्रोबेबिलिटी सेम है। तो जब भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम होती हैं तो उस तरह के इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट्स। इज़ इट क्लियर एवरीवन? वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। सो इफ ई इज एन इवेंट एंड ई डैश और ई बार, वी कैन से डैट इट इज़ नॉट ई, है ना। नॉट ई मतलब ये हो गया। नॉट ई को हम किससे डिनोट करेंगे? ई डैश और ई बार से। इज एन अनदर इवेंट विच अकर ओनली व्हेन ई डज नॉट अकर। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको देखना है कि मान लीजिए ई एक इवेंट है और ई बार और ई डैश एक दूसरा इवेंट है ना। दिस इज एन अनदर इवेंट। और ई बार तभी अकर होता है, अकर मतलब तभी होता है, तभी एग्जिस्ट करेगा जब ई ना हो, यानी ये एक दूसरे के अपोजिट इवेंट्स हों। ठीक है, तो उस केस में हम ई बार को क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट इवेंट ऑफ ई। एंड वी से डैट ई एंड ई बार आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। समझ आ रहा है? अगर इवेंट ई होता है तो ई बार नहीं होगा, इसलिए इसको नॉट ई कहा गया है। नॉट ई मतलब ई ना हो, ई हो जाए तो ई बार नहीं होगा, और ई बार हो जाएगा तो ई नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए बच्चा पास हो जाता है, उसको हम ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ई डिनोटिंग स्टूडेंट पास इन द एग्ज़ाम्स। सो नॉट ई
क्या डिनोट करेगा कि बच्चा पास ना हो, दैट मीन्स स्टूडेंट फेल इन द एग्ज़ाम। हाँ, तो अगर बच्चा पास हो जाता है तो फेल नहीं होगा, और अगर वो फेल हो जाएगा तो पास नहीं होगा। समझ आ रहे हैं सभी बच्चों को? सो ई एंड ई बार ये दोनों किस तरह के इवेंट कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कब कहलाते हैं? जब एक इवेंट घटने पे दूसरा इवेंट घटित ना हो। एक इवेंट अगर हो रहा है तो उस केस में दूसरा इवेंट नहीं हो पाएगा, दूसरा अपोजिट इवेंट हो उसका। ठीक है, जैसे डे होना एक इवेंट है, उसका अपोजिट इवेंट है नाइट होना। जब भी डे रहेगा तो उस टाइम नाइट नहीं हो सकता, जब नाइट होगा तो उस टाइम डे नहीं हो सकता। सो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। समझ आ रहा है? पास और फेल वाला समझ आ रहा है आपको? बच्चा अगर पास हो जाएगा तो फेल नहीं हो सकता, फेल अगर हो जाए तो पास नहीं हो सकता। सो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। वेरी सिंपल। सो इसमें ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इज इक्वल्स टू 1, हमेशा 1 आता है। यानी जब भी आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार फाइंड करना होगा तो हम कैसे फाइंड करेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये फॉर्मूला कई बार यूज़ होता है जब आपको नॉट ई फाइंड करना होगा, है ना। क्वेश्चन में दे देंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ दिस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉन हैपनिंग ऑफ ई। तो 1 में से उसको माइनस कर दीजिए, उसका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? जैसे यहाँ पे ये है कि ई मान लीजिए इवन नंबर है, फॉर एग्जांपल ई इज एन इवेंट टू गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन वी थ्रो अ डाइस, देन ई डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर। देन व्हाट डिनोट्स ई बार? ई बार क्या डिनोट करेगा? नॉट गेटिंग एन इवन नंबर, दैट मीन्स गेटिंग एन ऑड नंबर। आर यू गेटिंग? तो ई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई? 3/6 हाफ। अब हमारे पास ये फॉर्मूला ये पहले से गिवन है और हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार फाइंड करना चाहते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। सो 1 माइनस हाफ इक्वल्स टू हाफ, तो इसका आंसर भी हाफ आ जाएगा। जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ऑड नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाफ आ रही है। दिख रहा है आप सबको? यानी कि इवेंट ई ना हो, इवन नंबर ना आए, इवन नंबर ना आए मतलब ऑड नंबर आए, इसकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ आ रही है, और हम इस फॉर्मूले से कर रहे हैं तो ये हाफ ही आंसर आ रहा है। तो यानी कि जब भी कोई इवेंट गिवन होता है और उसका अपोजिट इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है, देन वी कैन यूज़ दिस फॉर्मूला। ठीक है, सभी को समझ आ रहा है? इसके बाद नेक्स्ट है इम्पॉसिबल इवेंट। एन इवेंट विच इज़ इम्पॉसिबल टू अकर इज़ नॉन एज इम्पॉसिबल इवेंट। जो इवेंट हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल गेटिंग 7 व्हेन वी थ्रो अ डाइस। एक डाइस हम फेंकेंगे और उसमें 7 आ जाए, दिस इज़ पॉसिबल और नॉट? दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि डाइस जब हम फेंकेंगे तो उसमें 1 से लेके 6 तक नंबर ही होते हैं, तो 1 से लेके 6 तक ही चांसेस हैं कि कोई ना कोई आएगा, 7 नहीं आ सकता उसमें। सो दिस इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट। समझ आ रहे हैं? गेटिंग फर्स्ट नेगेटिव नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर्स आर नेवर नेगेटिव, सो वी कांट फाइंड द नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, सो दिस इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट। समझ आ रहा है आप सभी को? इम्पॉसिबल इवेंट कौन से इवेंट होते हैं? जो कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, होगा ही नहीं वो इवेंट, उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसको याद रखेंगे। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट? 0। ओके, नेक्स्ट इसके बाद है श्योर इवेंट। एन इवेंट विच इज़ श्योर टू अकर, जो 100% श्योर है, होना ही होना है, उसको बोलेंगे श्योर इवेंट। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज़ 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज़ 1। जैसे फॉर एग्जांपल हम डाइस थ्रो करेंगे और 1 से 6 तक कोई नंबर आ जाए, सो दिस इज़ श्योर। 1 से 6 तक तो कोई ना कोई आएगा ही, डाइस अगर हम थ्रो करते हैं 1 से 6 तक कोई ना कोई तो नंबर आएगा ही, सो दिस इज़ ए श्योर इवेंट। हमने कॉइन को टॉस किया, हेड या टेल में से कुछ भी आ जाए, सो दिस इज़ ए श्योर इवेंट। समझ आ रहा है? सनसेट का होना, सनराइज होना, रोटेशन ऑफ द अर्थ का रोटेट करना, दीज आर द श्योर इवेंट। समझ आ रहा है? so, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 है। हमेशा श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0। ये आपको याद रखना है, 1 मार्क्स में MCQ में
कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, सो इट्स आंसर इज़ 1, एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, सो इट्स आंसर इज़ 0। श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट को छोड़कर बाकी जितने भी इवेंट्स हैं सबकी प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 to 1 होती है। समझ आ रहा है? 0 से बड़ी होगी और 1 से स्मॉलर होगी हमेशा। अगर आपका आंसर 0 से कम आ रहा है तब भी आपका आंसर गलत है, अगर 1 से ग्रेटर आ रहा है तब भी आपका आंसर गलत है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक होती है, जिसमें 0 किसकी होगी? इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी, 1 जो है वो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी, बाकी जितने भी इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 to 1 होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ एलिमेंट्री इवेंट्स। सो एलिमेंट्री इवेंट्स उसको हम बोलेंगे जिसमें एक्सपेरिमेंट का सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, एक ही आउटकम हो। ठीक है, एन इवेंट विच हैज़ ओनली वन आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। जैसे हमने डाइस को थ्रो किया, तो डाइस को थ्रो किया तो मैंने एक इवेंट ले लिया E1 गेटिंग 1 कितना आ जाएगा इसमें? ई इज़ द इवेंट गेटिंग 1, इसमें सिर्फ एक इवेंट है, एक आउटकम है, 1 आ रहा है, तो ये कैसा इवेंट कहलाएगा? एलिमेंट्री इवेंट। गेटिंग 1, गेटिंग 2, गेटिंग 3, गेटिंग 4, गेटिंग 5, गेटिंग 6, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट्स। लेकिन अगर मैंने एक इवेंट ले लिया ई, मान लीजिए ले लेता हूँ गेटिंग इवन नंबर, तो अब इसमें कितने आ सकते हैं? 3 नंबर आ सकते हैं, 2, 4 और 6। तो इसमें 3 आउटकम्स आ रहे हैं, सो दिस इज़ नॉट एन एलिमेंट्री इवेंट। इस तरह के इवेंट का क्या नाम है? कंपाउंड इवेंट। इस तरह के इवेंट को हम बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। याद रहेगा, एलिमेंट्री इवेंट और कंपाउंड इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट वो उसको बोलेंगे जिसमें जो एक्सपेरिमेंट है उसका सिर्फ एक ही आउटकम हो, तो हम बोलेंगे एलिमेंट्री इवेंट। और एक से ज़्यादा इवेंट ज़्यादा आउटकम्स होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड इवेंट। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल है, अगर सिर्फ एक आउटकम होगा, ओनली 1 आउटकम, देन इट इज़ कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। अगर एक से ज़्यादा होगा देन इट इज़ कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। इसके बाद नेक्स्ट एक रिमार्क है, ये आपको ध्यान रखना है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ 1। कोई भी एक्सपेरिमेंट है तो उसमें जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं उन सब का अगर हम सम करें तो आंसर हमेशा 1 आता है। जैसे हमने डाइस को थ्रो किया था, तो डाइस थ्रो करेंगे तो उसमें क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 एंड 6। दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। अब 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/6, है ना। 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6, क्योंकि एक ही फेवरेबल है और टोटल 6 है। 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। अगर इन सब को प्लस कर दें, ये सारे एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, इन सब को अगर आप ऐड कर दो कितना आ जाएगा? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/6, दिस इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं उन सब के प्रोबेबिलिटी का जो अगर सम करोगे कितना आंसर आएगा? 1। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ 1। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क्स में ये भी पूछा जा सकता है। जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं उन सब के प्रोबेबिलिटी का सम कितना आएगा? 1 आएगा। ओके, एंड नेक्स्ट अभी मैं आपको बता चुका हूँ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन बी एनी नंबर बिटवीन 0 to 1। 0 से 1 तक कोई भी नंबर हो सकता है प्रोबेबिलिटी का आंसर, ना तो 0 से कम होगा और ना ही 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है प्लेइंग कार्ड्स। सो प्लेइंग कार्ड जो होता है इसमें 52 कार्ड्स होते हैं। प्लेइंग कार्ड्स कंसिस्ट ऑफ 4 सूट्स। इसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 4 सूट्स होते हैं इसके अंदर। चारों का नाम है स्पेड, हार्ट, डायमंड एंड क्लब। 4 तरह के कार्ड होते हैं, है ना। चारों में 13 कार्ड होते हैं। 13 4 जा 52, टोटल 52 होता है। और 4 तरह के उसमें कार्ड होते हैं, स्पेड, हार्ट, डायमंड एंड क्लब।
ठीक है। सो 13 कार्ड्स होते हैं उसमें। सो ईच सूट ऑफ 13 कार्ड्स कंसिस्ट अ किंग, हर एक 13 के सेट में एक किंग होगा, अ क्वीन एक क्वीन होगी, अ जैक, और इसे नेव, नेव भी बोलते हैं, KNAV, नेव, नेव, अ जैक और नेव, एक नेव होगा और वी कंसिडर एक जैक होगा, एन एस, एक एस कार्ड होता है जिसमें ए लिखा होता है ना, ए लिखा होता है ऐसे एस कार्ड, एंड 2 to 10, 2 से लेके 10 तक 9 नंबर कार्ड्स होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो दीज आर द 9 नंबर कार्ड्स, ठीक है। 13 कार्ड्स में कौन कौन से कार्ड होंगे, एक किंग होगा, एक क्वीन होगी, एक जैक होगा, एक एस कार्ड होगा, और 2 से लेकर 10 तक 9 नंबर कार्ड्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कलर ऑफ स्पेड एंड क्लब इज ब्लैक। स्पेड और क्लब ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं, और हार्ट और डायमंड ये दोनों रेड कलर के होते हैं, ठीक है। स्पेड और क्लब किस तरह के होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। हार्ट एंड डायमंड जो होते हैं ये किस तरह के होते हैं, रेड कलर के, ओके। और इसके बाद नेक्स्ट एक पॉइंट और है, किंग क्वीन एंड जैक आर कॉल्ड फेस कार्ड, ठीक है। फेस कार्ड बोलते हैं इसको क्योंकि इसमें फेस बना होता है, डायग्राम बना होता है, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड फेस कार्ड। तो इतना सारा कंसेप्ट है ये प्लेइंग कार्ड्स का, ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड हैं। इतना अगर आपको क्लियर है तो प्लेइंग कार्ड्स के क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होंगे। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे कराया गया है प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड, कितनी बार आया है बोर्ड के एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं। ये डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट पार्ट्स जो हैं डिफरेंट ईयर्स में आए हैं, मैंने एक साथ ही लिख दिया इसको। इसमें कहा गया है अ कार्ड इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्ड। अ कार्ड ऑफ स्पेड और एस। अब स्पेड के कितने कार्ड होते हैं 13, और एस कितने हैं हमारे पास 4, तो टोटल 17 हो गया। लेकिन जो ये एस का कार्ड होगा 13 में, एस का कार्ड 13 स्पेड कार्ड जो होंगे उसमें एक कार्ड एस का भी होगा, यानी हमें इसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा, यानी टोटल 17, टोटल जो है 16 कार्ड हो गए हमारे पास। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में? 13 स्पेड कार्ड हो गए हमारे पास, 13 जो हैं वो 13 कार्ड्स हमारे पास किसके हैं, स्पेड के, ठीक है। तो इसमें एक एस कार्ड भी होगा, एक कार्ड जो होगा वो एस का होगा। अब बाकी 4 में से एक एस कार्ड यहाँ पे आ गया, तो अब 3 एस कार्ड और बच गए, यानी टोटल 16 फेवरेबल आउटकम हो गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 16/52, 4/13, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज़ ब्लैक किंग। तो 2 कार्ड जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, स्पेड एंड क्लब। तो स्पेड में भी एक किंग होगा, क्लब में भी एक किंग होगा, तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी 2/52, 1/26 इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है नीदर ए जैक नॉर ए किंग। ना तो जैक चाहिए और ना ही किंग चाहिए। तो कितनी जैक होती हैं, 4 जैक होते हैं और 4 किंग होते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे 8। अब 52 में से 8 को माइनस कर दो, यानी फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया 44। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 44/52, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करके 11/13 आ जाएगा। पार्ट डी इज़ इधर ए किंग और ए क्वीन। तो 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होती हैं, फेवरेबल आउटकम से 8 हो गया, 8/52, 2/13 आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट इज़ अ क्वीन और ए जैक। तो 4 क्वीन होती हैं और 4 जैक होता है, तो इसमें भी फेवरेबल आउटकम से 8 हो जाएगा, तो 8/52, इसका आंसर भी 2/13 आ जाएगा। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। ये सारे कंसेप्ट आप कंसेप्ट की नोटबुक में लिख लेना, और एक्सरसाइज 15.1 और 15.2 अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, मैं उसका सोल्यूशन फिर सेंड करूँगा, ठीक है बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।